नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। तो बात 25ई में भारत के शेयर बाज़ारों में बहुत ही तेज़ी का चलन चल रहा है। वो आगे कैसे रहने वाला है और कल फ्राइडे को जो 200 पॉइंट नीचे गिर गया है, तो इस सारी गतिविधि को हम कैसे समझें और आगे क्या संभावनाएँ हैं? इसकी बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जाने-माने शेयर बाज़ार के विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज साहब को। शशांक भाई नमस्कार। नमस्कार। तो शशांक भाई, जो ये भारत के शेयर बाज़ार में तेज़ी का जो एक रुख चल रहा है, कल उसमें थोड़ी-सी कमी आई। मानते थे कि 20,000 को पार कर लेगा। परसों शायद 20-30 पॉइंट से बच गया था, लेकिन कल 200 पॉइंट नीचे 19,700 के आसपास चला गया। तो इसके मुख्य कारण इस परिवर्तन को आप कैसे देख रहे हैं और आगे क्या संभावनाएँ बनती हैं? इसमें अगर हम मोटे रूप से शेयर बाज़ार के आज इन दिनों की चाल को और संभावनाओं को देखें। हाँ, शशांक भाई। जो शुक्रवार को गिरावट आई, उसके पीछे इन्फोसिस के खराब परिणाम महत्वपूर्ण थे। इन्फोसिस के परिणाम अच्छे नहीं आए, इसके कारण एक बाजार में बिकवाली आई और जिसने सारे बाजार को नीचा कर दिया। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि तकनीकी करेक्शन जो आता है वो बाजार में आने का था, कारण कुछ भी बन जाए। जो एक तरफा बाजार में तेजी आई थी, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी तेजी रुकती भी है। हालांकि अगर इन्फोसिस के परिणाम अच्छे आते या जो उसने गाइडेंस दिया वो अच्छा रहता, तो बाजार एक बार 20,000 के ऊपर निफ्टी जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बाजार में बिकवाली देखी गई जो कि स्वाभाविक थी। अब ये निर्भर करता है कि और आने वाले परिणाम कैसे होंगे, प्रमुख कंपनियों के जो वित्तीय परिणाम है इस क्वार्टर के कैसे आएंगे, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। वही बाजार की अगली चाल निर्धारित करेगा। तब तक मार्केट में हम और भी थोड़ी गिरावट देख सकते हैं। रिलायंस के परिणाम कल बाजार बंद होने के बाद आए और वो उतने अच्छे नहीं माने गए, तो उसमें भी गिरावट आएगा। और ये रिलायंस एक प्रमुख शेयर है, इन्फोसिस एक प्रमुख शेयर है, तो अगर इनके परिणाम मार्केट की आशाओं के अनुरूप नहीं रहेंगे तो बाजार में सूचकांक आधारित बिकवाली तो अवश्य दिखेगी। जी, तो हम ये बात यहाँ पे दोबारा सामने लाना चाहते हैं कि ये हम जो विमर्श कर रहे हैं, ये शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव के ऊपर है। उन परिस्थितियों पे विमर्श कर रहे हैं। इसमें किसी भी शेयर का नाम, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस हम उसको नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई निवेश करना हो दर्शकों को, तो वो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से अवश्य सलाह करें, उसके बाद ही ऐसा कोई निर्णय लें। तो शशांक भाई, ये जो इन्फोसिस तो नीचे गिर गया, लेकिन एम्फेसिस ऊपर चढ़ गया, तो इसका आप क्या कारण समझते हैं? क्या कोई विशेष फ़र्क है दोनों के बाज़ार में और कार्य पद्धति थी? नहीं, इन्फोसिस में निचले भाव से अच्छी तेजी आई थी। 1225-50 रुपए से ये करीब करीब 1,500 रुपए की तरफ बढ़ गया था। तो जब इसके परिणाम अच्छे नहीं आए तो वहां पे एक लाभ ले लेने की प्रवृत्ति देखी। एम्फेसिस में ऐसा कुछ विशेष हुआ नहीं था। और कई बार शेयर बाजार में जो मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है उसके पीछे तात्कालीन स्थिति भी निर्भर करती कि उस शेयर में लोग शॉर्ट सेल हैं या उस शेयर में बड़े लोगों की खरीदारी है। तो इन एम्फेसिस में ऐसा लगता है कि मंदी की अवधारणा के कारण अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बन गई थी। उससे वहां पे शॉर्ट सेलरों को कवर करने के लिए तेजड़ियों ने एक जोर लगाया और वो वहां फंस गए। जब इन्फोसिस के जो आधारभूत कारक है वो बहुत अच्छे नहीं है या उसने जो भविष्य की संभावनाएं बताई हैं वो अच्छी नहीं बताई हैं, तो उसके आधार पे अन्य आईटी के शेयरों में
बहुत बड़ी तेजी आने की कोई विशेष संभावना तो नहीं दिखती है। एम्फेसिस में मार्केट की जो पोजीशन होती है तेजी मंदी की, उसके आधार पे एक तेजी आई है, ऐसा मेरे को लगता है। जी, जी, जी। तो आगे अगले हफ्ते में ये किस तरह का माहौल और मुख्य सेक्टर कौन से रहने वाले हैं, उसके ऊपर आप जरा प्रकाश डालें। देखिए, मार्केट 17,000 निफ्टी के आसपास से चला है और 20,000 के आसपास की तेजी इसमें देखी गई है। जी। ऐसे में जब बाजार में थोड़ी नकारात्मक बातें आएंगी या कंपनियों के परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, हम्म, विशेषकर प्रमुख कंपनियों के, तो एक लाभ लेने की प्रवृत्ति दिखेगी। तो जब तक कोई कंपनी, प्रमुख कंपनी सकारात्मक रूप से आपको अच्छा परिणाम नहीं दे, आश्चर्यजनक रूप से अच्छा परिणाम नहीं दे, तो मार्केट में गिरावट का एक समय चलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। हम्म, अब बात यह है कि ये बदलेगा कैसे। ये तब बदल सकता है जब अत्यधिक निराशा की भावना फिर आ जाए, या लोग बहुत ज्यादा इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि अब बाजार में गिरावट रहेगी, तब एक तेजड़ियों का समूह इस पे सक्रिय हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो बाजार में सकारात्मक अभी है, वो है बाजार में आने वाला धन। विदेशी निवेशक, घर, अपने साधारण निवेशक बहुत बड़ी संख्या में धन लगा रहे हैं। और अगर ये क्रम बना रहेगा तो जो भी बिकवाली आएगी वो आत्मसात हो जाएगी। और 19,300 400 ये निफ्टी के आसपास एक अच्छा आधार है। अगर ये आधार पे निफ्टी आती है और यहाँ टिक जाती है और फिर कोई सकारात्मक बात हमें देखने को मिलती है आर्थिक मोर्चे पे, तो फिर से एक रैली शुरू हो सकती है और ये फिर मार्केट 20,000 के ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी सलाह यही है कि जिन शेयरों में अच्छा लाभ हो रहा है, आप कृपया उसमें लाभ ले लें। जो शेयर पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ गए हैं, उनमें भी आप लाभ ले लें और थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है, कैश इज किंग। तो कभी कभी कैश सच में बहुत बड़े सम्राट हो जाते। तो इस दृष्टिकोण से अभी अपना शेयर बाजार के प्रति रवैया रखें और थोड़ी प्रतीक्षा भी करें। जी। और एक बात और शशांक भाई, जो कुछ खबरें पढ़ने को मिल रही हैं कि एसआईपी जो है वो हर महीने 10,000 करोड़ की, भारतीय जो खुदरा निवेशक हैं वो 10,000 करोड़ की एसआईपी हर महीने कर रहे हैं, या उसका आने वाले उस पर क्या असर पड़ सकता है, अगर आपने उस बात पे, क्योंकि विदेशी निवेशक तो हैं लेकिन जो खुदरा छोटे निवेशक हैं भारत के, वो एसआईपी कहते हैं कि 10,000 करोड़ की कर रहे हैं हर महीने। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीयों को शेयर बाजार का स्वाद लग गया है। उन्हें समझ हम्म, में आ गया कि इस बाजार में निवेश करके वो अच्छा पैसा बना सकते। मैंने अपने अंतिम आलेख में लिखा था कि पहले क्या था कि साधारण निवेशक बहुत घबराए हुए रहते थे। थोड़ी सी मंदी आई या कोई बाजार में दुर्बलता दिखी तो वो बाजार से हटने लगते थे, घबराहट वाली बिकवाली आरंभ कर देते थे। अब वैसा नहीं जी, है। जी, मैंने ये देखा है कि जब बाजार में कोई दुर्बलता आती है तो वो आक्रामक खरीदार होते हैं और धन लगाते हैं, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे ये आर्थिक कारक समझाए जा रहे हैं या जा चुके हैं कि दीर्घ अवधि में भारतीय शेयर बाजार का भविष्य बहुत अच्छा है। उसका कारण एक है जो आपने एसआईपी की बात की। अगर 15,000 करोड़ रुपए महीने की एसआईपी प्रति माह आए तो वर्ष में ये 1,80,000 करोड़ रुपया हो जाता, जो कि एक बड़ी राशि है निवेश के लिए। इतना पैसा आएगा तो फंड मैनेजर जो है उनको शेयर बाजार में वो पैसा लगाना होगा, लगाएंगे तो शेयर बाजार में तेजी बनी रहेगी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो मंदी आएगी वो बहुत टिकेगी। हाँ, चूंकि काफी बाजार बढ़ चुके हैं तो जिनको अच्छा लाभ हो रहा है वो बेचेंगे। गिरावट दिखने से खरीदने वाले थोड़ा ठहर के खरीदते। लेकिन अगर धन का प्रवाह बना रहेगा तो उनको खरीदना ही पड़ेगा, और खरीदेंगे तो शेयर बाजार बढ़ेगा। सीधा सिद्धांत है। तो एसआईपी के साथ साथ विदेशी निवेशकों का जो निवेश है वो भी बहुत आक्रामक आ रहा है जी।
बृहस्पतिवार को जिस दिन पहली बार बाजार में थोड़ी गिरावट का सा वातावरण बना था, जी, उस दिन भी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 2000 2,500 करोड़ रुपए के शेयर कैश संभाग में ही खरीद लिए थे। उनकी जी, फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन दोनों में 1,000 करोड़ से ऊपर की लेवाली थी, यानी वो खरीदार बने हुए हैं। तो दीर्घ अवधि में बाजार बहुत अच्छा है, रहेगा। हाँ, लघु अवधि में या मध्यम अवधि में तो लाभ लेने का क्रम दिखता ही है, और वो स्वाभाविक है, बढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन स्तरों पे जिनमें आपको अधिक लाभ है, लाभ। जी। तो एक बात जो बार-बार आ जाती है कि अगली दिवाली को सेंसेक्स और निफ्टी कहाँ रहेगा, उसका कुछ आकलन आप बता सकते हैं? ये जो दिवाली अभी आने वाली है, जी, जी, जी। सेंसेक्स और निफ्टी। और देखिए, दिवाली के आसपास जो व्यापारिक गतिविधियां वो बढ़ जाती, लेकिन जी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी शेयर बाजार के लिए ये है कि हुँ, कंपनियों के लाभ में कितनी वृद्धि होगी। हुँ, हुँ। तो उस आधार पे अभी तक बहुत अच्छा नहीं कुछ आया है। जैसे इन्फोसिस से निराशा हुई, रिलायंस के परिणामों से निराशा हुई, अब बैंकिंग शेयरों के परिणाम आने को हैं। हुँ, अगर अच्छे प्रमुख शेयर जो निफ्टी के भाग है, वो अगर अच्छे दिखेंगे, अब उनके लाभ में अच्छी वृद्धि होगी, तब आप निफ्टी को 20,200 से 20,500 दिवाली तक मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो निफ्टी 19,400 से लेके 19,800 के बीच में भी आ सकता है। तो बाजार में जो अगला मूव है, अगली जो चाल है, वो बहुत बड़ी होने वाली है। आप ये मान के चलिए कि ये 800 पॉइंट ऊपर नीचे यहाँ से हो सकता है। तो लेकिन निर्भर क्या करता है, निर्भर करता है कि वित्तीय परिणाम कैसे आते हैं। तो आप वित्तीय परिणामों पर ध्यान रखिए। और मैं, जो आपने दिवाली का आकलन पूछा है, तो दिवाली में अगर वित्तीय परिणाम अच्छे आएंगे तो आप 20,200 से 20,500 की निफ्टी देख सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि कंपनियों के वित्तीय परिणाम अच्छे आने चाहिए और जी, कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल भी नहीं होनी चाहिए। जी, जी। अच्छा, एक बात और शशांक भाई कि आने वाले समय में जो मुख्य क्षेत्र है, 2-4 क्षेत्र जो कि आप समझते हैं कि उसमें उस पे नज़र रखनी चाहिए या महत्वपूर्ण हो सकते हैं लाभ की दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं, और 2-3 शेयर जो कि आप ठीक समझते हैं, जबकि हम फिर ये दोबारा इस बात को दोहराएँगे कि ये हम एक बातचीत कर रहे हैं, शेयर मार्केट की गतिविधियों में, किसी भी शेयर और किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट का हम आग्रह नहीं कर रहे हैं। वो आप अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, वित्तीय सलाहकार है, उससे बात करके ही करें। हाँ, तो शशांक भाई, 2-3 क्षेत्र जो अभी के आप महत्वपूर्ण समझते हैं कि आगे बढ़ेंगे, और 2-3 शेयर। क्षेत्र में मुझको अ, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अच्छी लगती हैं। कारण ये है कि उन कंपनियों में जो एक बहुत लंबे समय की दुर्बलता चल रही थी वो समाप्त होती दिख रही है, अच्छी खरीदारी दिख रही है। और जब मार्केट बहुत ऊंचा हो जाता, तब जो चतुर निवेशक होते हैं, अनुभवी निवेशक होते हैं, वो उन शेयरों की ओर निवेश करना प्रारंभ करते हैं जिनमें मूल्य हो, जो उचित मूल्यों पे उपलब्ध हो। तो इस जी, आधार पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अच्छी लगती हैं। और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अभी भी अच्छी हैं, उनमें भी अगर सावधानी के साथ चयन किया जाए तो अच्छा प्रतिफल मिल सकता है। रही बात कौन कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, तो मुझको मूल्य आधारित जो एक अवधारणा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि LIC एक अच्छा शेयर हो सकता है आने वाले समय में। हुँ, हुँ। फिर SBI कार्ड है, जो कि एक कार्ड की कंपनी स्टेट बैंक की है, और कार्ड बिजनेस में ये माना जाता है कि इनमें
एक थोड़ी समय अवधि बिताने के बाद बहुत तीव्र वृद्धि देखी जाती है। तो जी, आप उनको आप जमा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आक्रामक रूप से जाइए और खरीद लीजिए, लेकिन इन शेयरों में मूल्य अच्छे हैं, आप इनको धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। जी। तो एलआईसी की आपने बात की, जिसने पिछले जब से इसका इश्यू आया है, बहुत सारे निवेशकों को निराश किया और वो सब लोग फँस गए हैं, और अभी करीब 35% का तो अभी भी उसमें कट है। तो आगे आप इसको कैसे देखते हैं कि ये कहाँ पहुँच सकता है, अगर उसकी कोई एक तुलनात्मक करते हैं? एलआईसी के शेयरों का भाव इतना कम क्यों है, ये एक आश्चर्य और रहस्य का विषय है। जब एलआईसी के इशू आने की बात हुई थी, उस समय इसका उचित मूल्य 2000 के आसपास आका गया था। फिर जी, सरकार ने निश्चित किया कि हम इसे 945 रुपया का आसपास शायद इसका आया है। लेकिन उसके पश्चात भी ये वहां से भी 25-30% नीचे क्यों हुआ, ये एक आश्चर्य का विषय है। और कई बार कई शेयरों में जब अत्यधिक तेजी की सामान्य और व्यापक अवधारणा बन जाती, तो फिर वैसे शेयर नीचे आ जाते हैं और बहुत दिनों तक वो नीचे रहते हैं, ताकि निवेशक जो उनमें बने हुए हैं उनसे निकल जाए और चतुर निवेशक उनको अपने हाथों में ले लें। तो एक ऐसा ऐसा एक परिदृश्य हो सकता है। मूल्य के आधार पे, और अगर आप बाजार पूंजीकरण के आधार पे देखें तो एलआईसी बहुत ही अच्छे मूल्यों पे उपलब्ध है। और इसको धीरे धीरे इकट्ठा किया जाए तो अभी जो बाजार में अन्य शेयरों के भाव इतने ऊंचे हो गए हैं, उसकी तुलना में ये एक उचित मूल्य पे मिल रहा है। और एलआईसी के बारे में उस समय कहा जाता था कि 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ का इसका पूंजीकरण होना चाहिए। जब इसका इशू नहीं आया था, ऐसी बात कही जाती थी। पर इतना कम पूंजीकरण के आधार पे हम कह सकते हैं कि आप इसको लें। और एलआईसी में कार्यप्रणाली भी सुधरी और नए उत्पाद भी आए हैं। और आप चाहे शेयर बाजार इसको किसी भी रूप में ले, लेकिन भारत में एक बहुत विश्वसनीय ब्रांड ये है। तो जी, मूल्य और अन्य विशेषताओं की आप जब तुलना करते हैं तो एलआईसी अच्छा लगता है, एसबीआई कार्ड अच्छा लगता है। और कुछ अभी ध्यान आपको लगाना चाहिए ऐसे मूल्य आधारित शेयरों में जो इस रैली में नहीं चल पाए। मेरे को लगता है कि अभी बड़े स्तर पे इस पे जो एचएनआई निवेशक हैं वो इस पे कार्य करेंगे, और ऐसे शेयरों में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। जी। तो ये तो बहुत ही मतलब विस्तृत और सारगर्भित चर्चा आपके कारण हो पाई। तो एक शशांक भाई, आप बताएं कि जैसे जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, जिनका मूल्य अभी, जिसको पेनी स्टॉक तो नहीं कहेंगे लेकिन वो चाल में है, 20, 30, 40 रुपए के आसपास है, तो उनमें से किसी एक शेयर में आपको उसमें कुछ संभावनाएं दिखती? अगर आप कम मूल्यों के सरकारी बैंकों की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। उसकी जी। शाखाएं बड़ी विस्तृत हैं हम्म, और कंपनी का प्रदर्शन अच्छा होता जा रहा है। हम्म, तो इस आधार पे कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें शेयरों को उसके बाजार पूंजीकरण के आधार पे देखना चाहिए। जी, जी, उसके उसका मूल्य क्या चल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। 1 लाख रुपए का एमआरएफ भी पूंजीकरण की दृष्टि से सस्ता हो सकता, और कोई 10 रुपए का शेयर भी पूंजीकरण की दृष्टि से, जैसे इन्फोबीम एक शेयर है, वो 15 रुपया भाव चलता है उसका। और हम्म, पर उसका बाजार पूंजीकरण करीब 4,000 4,500 करोड़ के मध्य है। जी, तो और एमआरएफ का बाजार पूंजीकरण 60,000 करोड़ के लगभग है। लेकिन 15 और 1 लाख, ये अंतर आप हम्म, देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, इन्फीबीम तो बड़ा सस्ता मिलता है। तो हम्म, निवेशकों को सदा ये देखना चाहिए कि कंपनी का पूरा मूल्य क्या है, बाजार मूल्य क्या है। और तब समझना चाहिए कि अगर मैं
इन्फीबीम खरीद रहा हूँ तो 4,500 करोड़ रुपए वाली कंपनी में मेरा निवेश जा रहा है। क्या ये यहाँ से ये कितना बढ़ सकती है? क्या इस कंपनी का प्रदर्शन ऐसा है कि ये 4,500 करोड़ से 8,000 करोड़ की कंपनी बन जाए? यानी हम सोचते हैं कि मैं आपको एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरा किसी कंपनी विशेष की निंदा करने का कोई प्रयास नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब शेयर खरीदे तो सोचे ये कि अगर ये 4,000 करोड़ में अभी मिल रही है तो क्या इसका व्यापार ऐसा है कि ये 8,000 करोड़ की कंपनी होगी? हम क्या सोचते हैं कि 15 में लेंगे, 25 रुपया भाव होना चाहिए, 15 रुपया बहुत सस्ता है। तो ये दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। आप कंपनी का जब भी मूल्यांकन करें या किसी कंपनी का मूल्य देखें तो ये देखें कि ये कितना इसका बाजार पूंजीकरण, उसके आधार पे जब आप कंपनी को देखेंगे तो निवेश करने की जो आपकी क्षमता है, निवेश करने का जो आपका दृष्टिकोण है, वो परिवर्तित और सही हो जाएगा। जैसे कई बार सेल 80 में मिल रहा, 90 में मिल रहा, इसको 115 में मिल रहा, दोनों में कौन अच्छा खराब, लोग मूल्य पे उसकी तुलना करने लगते, मूल्य पे नहीं। सेल कितने हजार करोड़ में है, टाटा स्टील कितने हजार करोड़ में, और इसके आधार पे दोनों में बढ़ने की क्या संभावना है, इस आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने शाखाओं के कारण, अभी अच्छे परिणाम के कारण धीरे धीरे इन भावों पे लिया भी जा सकता है और नीचे में आप जमा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी सभी शेयर ये सब दुगने से अधिक हो गए हैं, तो अभी एक्यूमुलेशन के वृत्ति से शेयर खरीदे। जैसे आपने अगर 27-30 में ले लिया तो फिर ध्यान रखें कि इसके निचले दो स्तर क्या हो सकते हैं, उसके तकनीकी स्तर ढूंढ ले और उन दो स्तरों पे भी पैसा लगाने की इच्छा रखे और व्यवस्था रखे। क्योंकि होता क्या कि हमने 30 में खरीद लिया, 27 आया तो हम भयभीत हो गए कि हम खरीदे नहीं, हमने उसका टेक्निकल व्यू देखा नहीं। तो मैं तो अपने निवेशकों को कहता हूं कि आप कोई भी शेयर खरीदने के लिए 3 भाव आरंभ से निर्धारित करके रखें। अगर मैंने LIC 640 में लिया है तो मेरे को 600-560 में भी लेने का भाव रखना चाहिए। अगर उस कंपनी में कोई बड़ी बुरी बात नहीं आ गई तो सामान्य परिस्थिति, क्योंकि भाव तो भावनाओं पे निर्भर करते हैं, अतिरेक पे निर्भर करते हैं, दोनों परिस्थितियों में, दोनों दिशाओं में। तेजी आती है तो सोचना लोग बंद करके ऊपर की ओर भाव समझने लगते हैं, बिना सोचे विचारे खरीदने लगते हैं। मंदी का वातावरण रहता तो बिना सोचे विचारे बेचते हैं। पहले मैं परिहास में कहता था कि शेयर बाजार अनाकोंडा है, वो आपकी आंखें बंद कर देता है। यानी आप खरीदने बेचने के समय बहुत ज्यादा भावावेश में आ जाते हैं, भावनाओं के प्रभाव में आ जाते हैं, इससे थोड़ा बचना चाहिए। तो शेयर खरीदने के 3 स्तर आपको ध्यान में रखने चाहिए। जब भी आप किसी शेयर में अंदर जाए तब आपका लाभ बहुत अच्छा और वास्तविक रूप से आपको एक अच्छी धनराशि देने वाला हो सकता है। जी, तो शशांक भाई, जो आपने ये बताया कि 2-3 लेवल के इन्वेस्टमेंट, जब आपने 650 में खरीदा है तो 600 आ जाए तब भी आपको खरीद करके उसका एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म की नज़र रखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगा। तो शशांक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शेयर मार्केट के ऊपर अपने जो जानकारी है वो हमसे साझा की। तो हम आपके पास में फिर आएंगे और इन्हीं सब बातों और अन्य बातों के ऊपर विचार करने के लिए। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए, अपनी जानकारी समझाने के लिए शशांक भाई, आपका अत्यधिक धन्यवाद और नमस्कार, और हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो अभी हमने बातचीत की शेयर मार्केट में इन दिनों चलने वाली उतार चढ़ाव पे और आगे क्या संभावनाएं बन रही हैं। और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।